If you think that the speed of video is high, so you can adjust from playback speed. Thank you. Hello student, welcome back to the another video. So in this video we are going to learn chapter number 4, that is climate, from your geography textbook. सो द ओमिटेड पार्ट जो है उसको हम स्किप करेंगे और जो थेरेटिकल पार्ट जो आपको सीखने के लिए कहा गया है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है अकॉर्डिंग टू योर 10th रिड्यूस सिलेबस, उस बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. बिफोर गोइंग टू दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जब वास्को दी गामा इंडिया में आया था ट्रेडिंग करने के लिए, उसने ट्रेडिंग करने के बाद जब वो वापस पोर्तुगल जा रहा था, बिकॉज वास्को द गामा इज पोर्तुगीज, जब वापस यूरोप में जा रहा था तो उसे ऐसे कौन सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मे बी मे नॉट भी आपको कोई बताएगा, लेकिन मुझे पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. उस चीज़ के लिए जो हिस्ट्री का पार्ट है और ये क्लाइमेट जो एक ज्योग्राफी का पार्ट है, उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. स्टे ट्यून टिल द एंड. लेट्स स्टार्ट. 25 पेज नंबर पर एक डायग्राम है. इस डायग्राम को आपको खुद से ऑब्जर्वेशन करना है. जो भी उसमें आपको दिख रहा है वो सब आप नोट डाउन करो या फिर मेमोराइज करो. ठीक है. इसमें आपको रेनफॉल के बारे में बताया गया है, जो कि ब्राज़ील का फिजियोग्राफिकल पार्ट है. क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्राज़ील फिजियोग्राफी यहाँ पर लिखा हुआ है. ये जो येलोइश चॉकलेट कलर है उसमें आपको क्रॉस सेक्शन बताया है, और जो ऊपर एक लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, वो है रेनफॉल की. ठीक है. वो बताती है कि आपको वहाँ पर पर्टिकुलर रीजन्स है, जैसे कि अमेजन बेसिन है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, कोस्टल एरियाज है, एस्कार्पमेंट है. इस सब चीज़ों के इन सब पार्ट उन्होंने अलग अलग किए हैं और वहाँ पर कितने रेनफॉल होता है इस क्रॉस सेक्शन में बताया है. ठीक है. वी आर डायरेक्टली मूविंग टू दी आवर theoretical part, that is पेज नंबर 27. ब्राज़ील के लिए हम स्टार्ट करते हैं. आपके टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो, बिकॉज ऑफ द वास्ट लैंजिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल. ओके. बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. लेट्स स्टार्ट विद ब्राज़ील. ठीक है. मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, एक लाइन पढ़ूंगा, हर एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा. ठीक है. जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपको राइट डाउन करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. ठीक है. बिकॉज ऑफ दी, हम अभी स्टार्ट करते हैं. बिकॉज ऑफ द वास्ट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील, इट एक्सपीरियंसेस वाइड रेंज ऑफ climatic variation in climate. For example, near equator it is hot, while temperate type of climate is found near the Tropic of Capricorn. Brazil gets rainfall from southeast trade winds and the northeast trade winds. ठीक है. मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, और जो इक्वेटर है, और जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है और ब्राज़ील का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना. यहाँ पर हम बात करते हैं. इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी आपको जो 0 डिग्री से मेंशन की है. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लाइन है, ये जो लाइन जा रही है. ठीक है. ये लाइन जो है वो 0 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है. ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर. ठीक है. जो 0 डिग्री है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने ग्राफ इंडिया मतलब वर्ल्ड मैप जो है उसके ऊपर हमने एक इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ किए हैं. उसमें हम जो जीरो डिग्री रेफरेंस के हम जो लाइन कंसिडर करते हैं उसे कहते हैं इक्वेटर, और वो जो लाइन है वो है 0 डिग्री. जो ब्राज़ील ने ना, ब्राज़ील के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट होता है और ये साउथ पार्ट होता है, तो ये पूरा ब्राज़ील है यहाँ पर देख रहे हैं. उसके नॉर्थ पार्ट में ना, वेरी नॉर्थ पार्ट में से ये इक्वेटर पास होता है. ठीक है. इक्वेटर ऐसी जगह होती है कि वहाँ पर जो हमारी सन रेज होती है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी होते हैं. मतलब ये जो 0 डिग्री वाला ये जो पार्ट है ना, इसके नज़दीक यहाँ पर इस रेंज में आपको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा. सेम यहाँ पर ही नीचे एक लाइन है जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स, ये वाली लाइन देखो, यहाँ पर उसका डिग्री मेंशन किया है. उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं. ठीक है. उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो ब्राज़ील के साउथ पार्ट में आते हैं. ठीक है. ये साउथ है ब्राज़ील का और ये नॉर्थ पार्ट है. ब्राज़ील के पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर से इक्वेटर पास होता है और यहाँ पर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है.
सो यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर एज कंपेरेटिवली यहाँ से नीचे अगर जाओगे तो आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। के अंदर ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर यहाँ पर है, इस लाइन के अंदर देखो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ है ना, सेम इस जीरो लाइन के रेफरेंस से अपवर्ड डायरेक्शन में 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ऐसा ही आपको एक ऊपर की तरफ यहाँ पर मतलब इस रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ आपको एक लाइन दिखेगी, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया के बीचों बीच गुजरती है। सो आपको इंडिया का जो मैप है वो देखना है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, और उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे कौन से स्टेट में से जाती है। जैसे लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, गुजरात और मध्य प्रदेश, इनके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो आप मुझे बताना है कि ऐसे कौन से स्टेट है कि जिसके बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है जो पास होती है, ठीक है। सो हम अभी यहाँ आगे बढ़ेंगे। सो हमने और यहाँ पर दो चीज़ और एक है हमारे पास कि ब्राज़ील गेट इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो आपको अभी स्क्रीन पर एक फोटो दिख रहा होगा, आपको वहाँ पर एक नोटिस करना है कि जो 0 डिग्री लाइन है ना वो सबसे बीच में है, ठीक है, और वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जो हम अभी क्या पढ़ रहे थे कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होते हैं। सो जो ये ट्रेड विंड्स होते हैं ना, उसे ट्रेड विंड्स का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट विंड्स जो ट्रेडर्स होते हैं जो शिप लेके समुद्र में या फिर ओशियंस में दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, तो ये विंड के सहारे वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दैट विंड दे ट्रैवल सो फार, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड एज ट्रेड विंड। सो आपको ये जो फोटो दिख रहा है ना, आप यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिख रही होगी, एक ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गए और एक नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हो गए। तो इन दोनों विंड्स की वजह से ब्राज़ील में आपको क्या मिलता है, रेनफॉल मिलता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट पैराग्राफ में पार्ट ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड एक्सटेंड, ठीक है, जो आप ब्राजील का मैप अभी आप सेकंड चैप्टर में ओपन करो और वहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्राजील का जो हाईलैंड पार्ट है वो कहाँ पर है, तो नॉर्थ कोस्ट तक है पूरा। आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में ब्राजील के ब्राजीलियन हाईलैंड है जो नॉर्थ तक एक्सटेंड हो चुका है, ब्राजील के पूरे मैप में ना वो नॉर्थ तक एक्सटेंड हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर हमने एक टर्म एज जैसे फिजियोग्राफी ऑफ ब्राजील में हमने पढ़ा था कि ग्रेट एस्कार्पमेंट पढ़ा था। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या होता है कि देखो यही होता है कि ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से ही है ना ड्रॉट एरिया हमने देखा था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ग्रेट एस्कार्पमेंट, जब भी विंड्स यहाँ से फ्लो होगी ना, सो इस ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से ना वहाँ पर रुक जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि यहाँ पर विंड्स से ना रुकने की वजह से ना देखो विंड्स आगे बढ़ती रहती है, यहाँ पर आके उन लोग को ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है। तो ऑब्स्टेकल क्रिएट होने के बाद क्या हो जाता है कि उनको यहाँ पर ही रुकना पड़ता है, और यहाँ पर रुकने के बाद क्या होता है विंड्स मॉइस्चर साथ में लेके आते हैं, क्योंकि वो ओशन से आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ओशियन है, ओशियन से वो लोग क्या होते हैं मॉइस्चर साथ में लेके आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद क्या होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और हमें सबको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर विंड्स ट्रैवल करेगी, विंड नहीं लेकिन हम क्या कहते हैं उसे स्टीम कहते हैं, वेपर कहते हैं, जब वो वेपर वो मॉइस्चर जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा तो उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, मीन्स टेम्परेचर फॉल डाउन होगा, और उसके वजह से टेम्परेचर फॉल डाउन होने से वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन होता है। सो प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, बारिश गिरती है, ठीक है। सो बारिश इस जगह पर सबसे ज्यादा होती है। तो आप आगे पढ़ोगे कि ग्रेट एस्कार्पमेंट वाला जो ये पार्ट है ना पूरा, इस पार्ट में सबसे ज्यादा आपको बारिश मिलेगी, और थोड़ा बहुत जो विंड होता है ना जो मॉइस्चर कैरी करता है वो थोड़ा बहुत यहाँ से आगे निकल जाता है, लेकिन जितना बारिश इस एरिया में गिरता है उतना बारिश इसके आगे नहीं गिरता है। सो इसलिए क्या होता है यहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया तैयार होता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है सूखा होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर बारिश ही नहीं गिरेगी तो वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे कुछ भी नहीं दिखेंगे आपको। तो जो भी आपको पेड़ पौधे वगैरह जो भी दिखेगा या फिर रेनफॉल जो होगा ना, देखो एज ऑब्वियसली जहाँ पर रेनफॉल होगा वहाँ पर आपको ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी। तो इस केस में क्या है, तो ग्रेट एस्कार्पमेंट वाला जो पार्ट है जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, ग्रेट एस्कार्पमेंट कोस्टल लाइन है, तो वहाँ पर ही आपको ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी। और जैसे ही आप ग्रेट एस्कार्पमेंट क्रॉस करके जैसे ब्राजीलियन हाईलैंड में आते हैं ना, तो आपको वहाँ पर ग्रीनरी दिखेगी ही नहीं। दैट मीन्स वॉट कि वहाँ पर बारिश होती ही नहीं, और वहाँ पर आपको जो रिवर्स भी है ना वो एज कम्पेयर टू कम ही दिखेंगे, ठीक है, रिवर्स दिखेंगे लेकिन जो उनका वाटर कैरिंग कैपेसिटी है रिवर का वो बहुत कम होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे दैट एस्कार्पमेंट एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इन द कोस्टल रीजन। सो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक तरफ सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है और उसके आगे की तरफ जो राइट हैंड साइड में है वहाँ पर बारिश हो ही नहीं रही है। सो इसको क्या कहते हैं हम जोग्राफिकल टर्म में ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। तो ये जो रेनफॉल होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक आपको ऑब्स्ट्रक्शन जो आपको दिख रहा है ना कि एक माउंटेन है, माउंटेन की वजह से वो विंड से वो वहाँ पर रुक गए। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स व्हाट कि उसको कोई भी मतलब ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है कि आगे जाने में उसको दिक्कत हो रही है। सो जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर ही रेनफॉल ज़्यादा होगा और उसके आगे वाले साइड में रेनफॉल कम होगा। तो उसे ही हम क्या करते हैं, उस रेनफॉल को क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल कहते हैं। नेक्स्ट बियॉन्ड दिस हाईलैंड द इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स गेट रिड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ द रेनफॉल इज मिनिमल। अभी मैंने कहा ना कि इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होने की वजह से आगे तो वो विंड जा ही नहीं पाती है, सो वहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल क्या बताया गया, मिनिमल रेनफॉल बताया गया। दिस रीजन इज अ रेन शेडो रीजन, ठीक है, मतलब रेन शेडो रीजन मीन्स क्या है कि वहाँ पर बारिश की बहुत सारी कमी आती है, ठीक है, बारिश वहाँ पर नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। ड्रॉट मतलब दुष्काल होता है, मराठी में उसको दुष्काल कहते हैं, हिंदी में उसको सूखा कहते हैं, मतलब वहाँ पर बारिश नहीं होती है तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, ठीक है।
सो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल ये टर्म हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, आपको अगर याद होगा तो ब्राजील के फिजियोग्राफिकल डिवीजन में आप ग्रेट एस्कार्टमेंट में ही ये कंसेप्ट आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। सो कंसिडरिंग द टेम्परेचर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ से आगे, कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन द ब्राजील, द नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राजील इज हॉट, ठीक है। सो टेम्परेचर हम अगर कंसिडर करेंगे जो ब्राजील का नॉर्थ पार्ट है, तो हमें हमेशा है ना डायग्राम देखना है, ब्राजील का जो नॉर्थ पार्ट है ना ये हम बहुत ज्यादा होगा, क्यों होगा उसके दो रीजन, एक ही रीजन सॉरी दो नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है इक्वेटर है, तो इक्वेटर मतलब क्या है जहाँ पर सबसे ज्यादा सनरेज आती है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सनरेज आएगी मतलब क्या होगा वहाँ पर का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सो हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 28 पर फर्स्ट पैरा में। सो टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट, यहाँ से टेम्परेचर इन द सदर्न पार्ट आर कंपेरेटिवली लोअर, ठीक है। सो हमने देखा था कि वहाँ पर इक्वेटर है और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउथ में आता है और इक्वेटर है होता है वो ब्राजील के नॉर्थ में आता है। सो इक्वेटर की वजह से क्या होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन इक्वेटर से जैसे ही हम लंबे जाएंगे साउथ वर्ड या फिर नॉर्थ वर्ड जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होगा, और जो सन रेज भी होगे ना वो डायरेक्टली नहीं आएंगे, वो थोड़े से क्या बोलते हैं टिल्टेड इंक्लाइन शेप में वहाँ पर आएंगे, तो इसी की वजह से सदर्न पार्ट जो है ना सदर्न पार्ट आर कंपेरेटिवली लोअर, तो उसका टेम्परेचर सदर्न पार्ट में उसका टेम्परेचर कम है। सीजनल वेरिएशन आर फाउंड इन द पैटर्न, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग के वेरिएशंस आपको दिखने मिलेंगे, सीजनल वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, नियर द इक्वेटर द ब्राजीलियन कोस्ट एंड टेम्परेचर डज नॉट सो मच वेरी, ठीक है। जो इक्वेटर है ना ब्राजील का, उसके ब्राजील के जो कोस्टल पार्ट है, सो हमें फिर से एक बार ग्राफ पर आना है। सो ये जो रीजन है इक्वेटर के नज़दीक वाला, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इक्वेटर है, ठीक है। तो ये जो कोस्टल एरिया है ना यहाँ पर है ना इस पूरे एरिया में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आपको ज़्यादा मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन दिखने नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही आपको वहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। तो वही पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पैरा हमने समझ लिया, हम नेक्स्ट पैरा में जाते हैं। इन द कोरिजन नियर द इक्वेटर इन ब्राजील डिफरेंस इन टेम्परेचर आर नेग्लिजिबल, ठीक है। मैंने अभी अभी कहा कि जो डिफरेंस है टेम्परेचर में वो नेग्लिजिबल है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब सूरज की जो किरणें होती है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर गिरती है। सो वो कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, सूरज तो दिन भर रहता है तो वो सनरेज भी होते हैं, जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर गिरते रहते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेम्परेचर वहाँ पर मोस्टली एक स्टेडी टेम्परेचर रहता है, मतलब हाई ही रहता है, लो नहीं होता है कभी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस रीजन, तो क्या होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर सन रेज आती है तो वहाँ पर का टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमको पता है कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉइस्चर जो होता है हवा में का वो या फिर जो मतलब हवा जो होती है वो गर्म होती है और वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू करते हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में। सो यहाँ पर उन्होंने वही बताया, दिस विंड मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन द रीजन, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जो विंड्स आते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब आसमान की तरफ बहना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली द कॉन्वर्जेंट जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स इन इज अ वीक हेयर, ठीक है। सो अब कॉन्वर्जेंट जोन क्या होता है कि आप अभी पिक्चर में देख रहे होगे कि वहाँ पर ईस्ट, जो हमने कहा था कि हमारे पास दो ट्रेड विंड्स है, एक साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। तो ये दोनों ट्रेड विंड्स क्या करते हैं, जिस जगह पर आकर मिलते हैं तो उस रीजन को आप देख सकते हो कि हाईलाइटेड है, वो 0 डिग्री के आसपास वाला एरिया है, मतलब इक्वेटर के नजदीक वाला एरिया है। सो वहाँ पर आकर क्या हो जाता है कि आपका जो टेम्परेचर मतलब वहाँ पर क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है वहाँ पर के टेम्परेचर में, इसलिए वो क्या होता है वीक जोन होता है विंड के लिए। हम वहाँ पर वापस पढ़ेंगे, एज अ रिजल्ट साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म, दैट इज वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयरली विजिट कोस्ट ऑफ द ब्राजील, ठीक है। इसी के वजह से क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण, देखो मैंने कहा क्या कहा था, हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा और लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर इन द सेंस क्या, हाई एयर प्रेशर होता है, हमेशा ये चीज याद रखना कि प्रेशर का जब भी जिक्र होगा तो वो क्या होता है एयर प्रेशर होता है, ठीक है। सो जहाँ पर टेम्परेचर देखो, हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो हम जो साइकिल चलाते हैं या फिर हम बाइसिकल्स होता है या फिर हमारे टू व्हीलर्स होते हैं फोर व्हीलर्स होते हैं, सो वो समर सीजन में जब रोड से ट्रैवल करते हैं तो एज ऑब्वियस समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है आप बहुत बार देख सके होगे कि आपका टायर जो होता है वो फूक जाता है या फिर फट जाता है कभी कभी, तो वो क्यों होता है मालूम है, या फिर कभी कभी उसकी हवा निकल जाती है, अगर धूप में गाड़ी बहुत दिन तक खड़ी हो रखी होगी तो उसके अंदर का जो हवा है ना टायर में की वो निकल जाती है, वो क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर भी वही वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो हम अभी नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक अभी यहाँ पर से आगे जो पूरा पार्ट है जो लास्ट वाले, सो आपको जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप में से इसके जो पूरे लाइन से पूरे के पूरे आपने वहाँ पर छाप दिए फिर भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये फैक्चुअल पार्ट है और इसको सब स्टार मार्क कर लेना और इसे सबसे ज़्यादा मेमोराइज कर लेना। सो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, तो हमने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द देखा ट्रॉपिकल जोन, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ना जो रेड कलर में पूरा एरिया बताया गया है जो वर्ल्ड मैप है उसमें जो रेड कलर है साउथ कॉन्टिनेंट, देखो साउथ अमेरिका कहाँ पर है, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में होगा, फोटो के लेफ्ट साइड में साउथ अमेरिका है। सो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राजील आता है, आपको पता है, ठीक है। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 और 2, इसीलिए मैंने कहा कि चैप्टर 1 और 2 आपको ठीक से याद होना चाहिए। सो ये जो रेड कलर वाला एरिया है इसे क्या कहते हैं हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। सो आप इंडिया की तरफ आप राइट हैंड में थोड़ा सा आ जाओ तो आपको इंडिया दिखेगा, इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है ना वो ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। लेकिन जो
रेड शेडेड एरिया है उसके ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पर वो जो एरिया होता है उसे नॉन ट्रॉपिकल नहीं, उसे टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। और जो बीच वाला रेड पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। सो ठीक है, सो आपको समझ में है कि ट्रॉपिकल जोन क्या होता है। यहाँ से आगे पढ़ेंगे। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। मैंने कहा था ना, हमने शुरुआती में कहा था कि जो इक्वेटर है वो क्या होता है, नॉर्थ पास से, नॉर्थ पार्ट से लाई होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो साउथ में आता है। सो वही फैक्चुअल चीज़ें है, वही बार बार लिखी हुई है यहाँ पर। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, द टेम्परेचर इज मोर इन दिस रीजन। एज ऑब्वियस है, जहाँ पर इक्वेटर होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ये आप लिख के लेना। इसलिए तो है ना, वो जो 0 डिग्री वाला जो लाइन है ना, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और साउथ और नॉर्थ पोल पर ही क्यों कम होता है, इसी की वजह से कि वहाँ पर जो सनरेज होती है ना, वो मतलब उसका जो इंटेंसिटी होता है ना वो ज़्यादा नहीं होता है। तो ये हमने अभी अभी जो स्लाइड में मैंने बताया था कि ये जो ट्रॉपिकल जोन है उसमें ही सबसे ज़्यादा सनरेज आते हैं, और वो चीज़ मतलब वो पूरा जो रीजन है रेड शेडेड एरिया, उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी वहाँ ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेगा द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजन वैली इज 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये फैक्चुअल पॉइंट है, आपको हमको आंसर्स में ये लिखना ही लिखना है कि एवरेज टेम्परेचर इन अमेजन वैली क्या है, 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पढ़ेंगे द क्लाइमेट इज कूलर इन हाईलैंड, ठीक है। हाईलैंड एज ओ भी आएगा तो हमें गर्मी होगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि वो मतलब वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पार्ट है। तो टिबेटियन प्लेटू है ना, हिमालय के आगे हम चाइना में अगर जाएंगे तो टिबेटियन प्लेटू जो है ना वो मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटू है, मतलब वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड टिबेटियन प्लेटू है। तो वहाँ पर आपको हमेशा ठंडी, मतलब क्या कहते हैं उसमें, आपको गर्म नहीं होगा, आपको वहाँ पर हमेशा ठंडी लगेगी। जैसे हम माथेरान जाते हैं, महाबलेश्वर वगैरह जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मतलब हिली एरिया है, तो जितना आप ऊपर जाओगे ज़मीन से या फिर सी लेवल से, आपको उतना ही मतलब ठंडा महसूस होगा, और जैसे आप ज़मीन के नज़दीक आओगे या फिर सी लेवल पर आओगे तो आपको उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। सो यही है यहाँ पर कि द क्लाइमेट इज अ कूलर इन हाईलैंड। तो हाईलैंड जो ब्राजील का हाईलैंड है, कहाँ पर मैप में देख लेना कि वो पार्ट है, उस पार्ट में आपको क्या मिलेगा, जो टेम्परेचर है वो कम मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा। और जो आप और एक देखना कि अमेजोन बेसिन जो है, तो अमेजोन के पूरे जंगल में ना टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। आपने जो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला हमने बहुत सारे डिस्कवरी पर हमने शोज देखे होंगे उसके, बियर गिल्स के, तो वो अमेजोन का उसका एक एपिसोड है, आप देख लेना, आपको अगर मिलता होगा तो उसको है ना। अमेजोन में जाने के बाद हम तो क्या सोचते हैं कि जहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पर ठंड लगती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमेजोन के जंगल में बारिश भी होती है उस ज़्यादा, और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों आप अगर मतलब नेशनल ज्योग्राफी ये चैनल या फिर डिस्कवरी चैनल आप अगर देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ से इंटरलिंक करना मिलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी द कूलेस्ट एक्सपीरियंस, सॉरी द कोस्ट एक्सपीरियंस माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या होता है कि नियरनेस होता है, ठीक है। मतलब हमारे मतलब हम किसी के पास जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रॉक्सिमिटी द नियरनेस, मतलब नज़दीक, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग क्या होता है, नज़दीक। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू द सी, मतलब ये जो रीजन है हाईलैंड, आप वापस एक बार ग्राफ पर देखो ब्राजील का, वहां पर जो ब्राजीलियन हाईलैंड है वो ब्राजीलियन हाईलैंड कोस्ट के नजदीक है, ठीक है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी है मतलब नजदीक है। इसी की वजह से क्या होता है, वो पूरा जो एरिया है ना वो क्या होता है, माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाइमेट होता है वो क्या होगा, माइल्ड और ह्यूमिड होगा। मतलब उसमें आपको जो मतलब उधर की जो हवा होगी ना उसमें आपको मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे कि Amazon Valley, देखो, Amazon Valley receives around 2000 mm of rainfall while the northeast coast receive 1000 to 100 and 1000 and to 1200 mm रेनफॉल। ये फैक्चुअल पॉइंट्स है, आपको आपके राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आप ऐसे फैक्चुअल पॉइंट्स यूज कर सकते हैं और उसको अंडरलाइन करना है, सो दैट यू कैन गेट हायर मार्क्स, और जो आपका एग्जामिनर होगा उसको भी पता चलेगा कि ठीक है बच्चे ने कुछ तो पढ़ाई किया। सो यही जो मैंने आपको कहा था ना कि शुरुआती में चैप्टर के कि पेज नंबर 25 पर, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो लाइन है ब्लू वाली, ठीक है, इस लाइन पर यहाँ पर देखते हो अमेजॉन बेसिन है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, अमेजॉन बेसिन के जस्ट ऊपर 2200 है, सॉरी 2000 रेनफॉल लिखा है। वही ब्राजीलियन हाईलैंड देखो यहाँ पर राइट में है, उसके ऊपर कितना हुआ लिखा हुआ है, 600 ही लिखा हुआ है सिर्फ। सो यहाँ से यहाँ पूरा ईस्ट एस्कार्टमेंट तक पूरे एरिया में आपको मतलब 1000 टू 1000, देखो इस रेंज में ही आपको एवरेज अगर निकालोगे तो इस रेंज में ही आपको रेनफॉल मिलेगा। सो ये फैक्चुअल पॉइंट्स थे ब्राजील के बारे में, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे अभी इंडिया के बारे में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जो वास्को दी गामा वाला मैंने पॉइंट कहा था आपको कि वो कैसे हम को रिलेट करेंगे, तो आप यहाँ पर अभी ठीक से ध्यान देके पढ़ना, क्योंकि इंडिया के बारे में हमें पढ़ना पढ़ना ही नहीं है, मतलब उस चीज़ को आपको ध्यान में ही रखना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी के लिए इसलिए हमें इंडिया के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली आपको चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए। यहाँ पर देखो कि इंडियाज क्लाइमेट इज मानसून टाइप। हमको सबको पता है कि मानसून का नाम हमें जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीनों में हमें 2000-3000 बार हम लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि मानसून मानसून क्या होता है। तो मानसून मतलब क्या होता है, वो भी एक विंड है, ठीक है, वो भी एक क्या है, विंड है। विंड मतलब क्या, जो हवा बहती है ना जोरों जोरों से उसे कहते हैं विंड। जब हवा सिर्फ बहती है ना तो उसे विंड नहीं कहते, लेकिन वो जब जोरों से बहती है, वो मतलब बहुत दूरी तय करके आती है तो उसे कहते हैं विंड कहते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियाज क्लाइमेट इज मानसून टाइप। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टेटमेंट है, सॉरी सेंटेंस है। आप ये हर हर एक आंसर में इसको यूज कर सकते हैं। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप हर टाइम यूज करते हैं। जैसे मैंने ब्राजील के लिए फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था, वैसे ही आप इंडिया के लिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, आपको ये लाइन उस पर यूज करना ही करना। आगे, द सनराइज आर परपेंडिकुलर अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, वो इंडिया के बीचों बीच पास होता है। मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप इंडिया के मैप में देख लेना, फर्स्ट आई थिंक, हाँ यस, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिल जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो इंडिया के बीचों बीच गुजरता है। सो मैंने आपको क्वेश्चन भी कहा दिया था कि कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो उस लाइन से गुजरते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो बताना है। सो आप अभी एक पिक्चर देख रहे होगे, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको एक, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने जो कहा था ना, और जो टेम्परेचर है ना उसके बारे में उसमें आपको दिख रहा होगा। जो सनरेज है ना आर परपेंडिकुलर अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, जो येलोइश कलर का जो शेडेड एरिया है, वहां पर आपको सनरेज परपेंडिकुलर मिलेगी। और उसके जस्ट ऊपर या फिर उसके जस्ट नीचे आप जब जैसे जाओगे तो वो इंक्लाइंड हो गए होंगे। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है विच पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इस ग्राफ में। देखो, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप से देखो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना वो ऐसा पास होता है। ठीक है, सो इसके जो नीचे वाला पार्ट है ना वो, और इसके अपर साइड वाला पार्ट है जो नॉर्थ साइड है और जो साउथ साइड है, तो उसी को कंसीडर करना है कि इस मैप को रेफरेंस करते हुए। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होने की वजह से क्या होता है, जो सनरेज जो होते हैं ना आर परपेंडिकुलर अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब वहां तक ही जो मिडल पार्ट है ना इंडिया का, देखो यहाँ तक ये जो लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ तक मतलब ये जो नीचे वाला पूरा एरिया है जो साउथ में आता है इंडिया का, ये पूरा, इसमें ही आपको सनरेज जो है वो परपेंडिकुलर मिलेगी। और यहाँ से जैसे ही ऊपर जाओगे तो आपको इंक्लाइन में जो सनरेज है वो मिलेगी। इसी की वजह से हमारा जो हिमालयन रेंज है यहाँ पर, वहाँ पर मतलब 12 ही महीने वहाँ पर बर्फ क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज नहीं पहुँच पाते। सेम हमारे जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, हम अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो अर्थ अगर देखोगे तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल वहाँ पर भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वहाँ पर क्यों बर्फ है? क्योंकि जो सनरेज है ना वो इंक्लाइंड वहाँ पर पहुँचते हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं जाते हैं। सो जो इंटेंसिटी होती है, जो टेम्परेचर होता है ना, वो वहाँ पर कम होता है। सो यही चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है आगे। एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर आर हायर थ्रू दी ईयर। इसी की वजह से क्या होता है कि साउथ में हम देखेंगे कि जो लोगों का कलर होता है वो थोड़ा मतलब डार्क होते जाते हैं, मतलब लोग काले काले दिखने जाते हैं साउथ में अगर देखोगे तो। वही सेम चीज़ आप अगर नॉर्थ इंडिया के बारे में देखोगे, वहाँ पर आपको थोड़े से लोग गोरे गोरे दिखेंगे एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। ठीक है, तो यही चीज़ है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो ऑल्सो टेम्परेचर इंक्रीजेस टूवर्ड द साउथ। ठीक है, तो साउथ में ही टेम्परेचर बढ़ते जाता है। अभी विंटर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना वो 40 डिग्री, -40 डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं जम्मू और कश्मीर में, और जो माउंटेन रेंज है हिमालय के। ठीक है, हमने अभी अभी पढ़ा था। सो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। The diversity of the climate condition of the India is due to latitudinal location and the altitude of the place. लैटिट्यूड मतलब जो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, सो हमारा जो इंडिया है उसका स्ट्रेच है ना, स्ट्रेच वो लैटिट्यूडनल है, लॉन्जिट्यूडनल नहीं है। मतलब वो कैसा है कि मैं यहाँ पर आपको ग्राफ में बता देता हूँ। मतलब जो डिस्टेंस जो है ना वो मैटर करता है एक्सटेंशन में, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना, सो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना ये ज़्यादा है, और ये जो डिस्टेंस है ना वो कम है हमारे इंडिया का। इसलिए जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है ना वो ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि जो डाइवर्सिटी है ना हमारे क्लाइमेट में, मतलब डाइवर्सिटी मीन्स क्या, विविधता, मतलब अलग अलग। जैसे हम कहते हैं ना इंडिया इज बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया के तरफ बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, काले रहते हैं, गोरे रहते हैं, सावले रहते हैं। और इंडिया में देखो मतलब आप डेजर्ट्स भी देख सकते हैं, आप कोस्टल लाइन मिलेगी, आपको हाईलैंड्स मिलेगी, आपको वैलीज मिलेगी, आपको माउंटेन रेंजेस मिलेगी, आपको बर्फ मिलेगा, सब कुछ चीज़ मिलेगी इंडिया में। तो इसको क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, विविधता। तो यही चीज़ है। और इसी की वजह से क्या, ये पॉइंट आपको हमेशा एग्जाम में लिखना है। द डाइवर्सिटी ऑफ अ क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया इज ड्यू टू लैटिट्यूडनल लोकेशन एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। एल्टीट्यूड मतलब क्या कि समुद्र की, मतलब सी लेवल जो होता है उससे ऊपर ऊपर ऊपर, उसे क्या कहते हैं हम, उससे ऊपर मतलब आकाश की तरफ, स्पेस की तरफ हम जब जाएंगे तो उसे कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, और आगे है द इंडियन ओशन एंड द हिमालयन रेंज exert a great influence of the climate of India and the origin of मानसून। तो मानसून की जो किरदार है ना उसमें क्या होता है कि हमारा इंडियन ओशियन है, अंडरलाइन कर लेना, इंडियन ओशियन और हिमालय, ये लोग है ना मतलब एक ग्रेट इन्फ्लुएंस, मतलब ये लोग इतना, मतलब इन लोगों का परिणाम इतना है मानसून के ऊपर कि जो भी हमारी बारिश गिरती है वो इन दो चीज़ों की वजह से ही होते हैं। एक तो है हमारा इंडियन ओशियन और सेकेंड है हमारा हिमालय। ठीक है, तो ये जो पूरा पैरा है ना, आप किसी भी आपके
मतलब आपको अगर एक्सटेंशन करना है कोई भी आपका आंसर का, तो ये पूरा पैरा आप लिख सकते हो, एक पूरा पॉइंट वहाँ से बन सकता है, ठीक है। आपको अगर लग रहा है कि हमें थोड़ा आंसर बड़ा करना है, तो ये पूरा पैरा आप वहाँ पर लिख सकते हो। जब भी आपको रेनफॉल के बारे में इंडिया से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो ये पूरा पैरा आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, ये अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको पता चलेगा कि वास्को द गामा का क्या हुआ था उस ज़माने में। अ वेरी कोल्ड विंड ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालय, ठीक है। तो आप इंडिया का मैप देखोगे तो आपको पता चले कि नॉर्थ साइड में जो हिमालय है, सो उस देखो जैसे हमने ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हिमालय की वजह से क्या होता है, जो भी विंड्स यहाँ से इंडियन ओशन से जाती है ना, तो वो हिमालय की वजह से वहाँ पर उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, मतलब वहाँ पर वो रुक जाती है। रुकने की वजह से क्या होता है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, हवा जाएगी तो वहाँ पर नहीं रुकेगी, तो उसको ट्रैवल करना है, तो वो क्या करेगी, सामने नहीं जाने मिल रहा है, तो एक तो राइट हैंड लेफ्ट साइड साइड में जाएगी, लेकिन राइट हैंड लेफ्ट साइड साइड में भी क्या है, वहाँ पर भी विंड आते ही रहते हैं। सो उसको नीचे जमीन की तरफ तो नहीं जा सकती, इसलिए वो क्या होते हैं, वो जब हिमालय से टकराती है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर देती है। सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सिमिलरली द साउथ वेस्ट मानसून रिपीट फ्रॉम द शिवालिक एंड हिमालय रेंज ऑफ द हिमालय, ठीक है। तो साउथ और वेस्ट डायरेक्शन का जो मानसून है, जो नीचे की तरफ से आता है, वो क्या होता है, यहाँ से रिट्रीट होता है शिवालिक और हिमाचल रेंज की वजह से हिमालय में। अभी आगे बढ़ेंगे हम। बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन द समर, लो प्रेशर एरिया डेवलप इन पंजाब एंड थार डेजर्ट इन राजस्थान, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इंडिया का मैप ओपन करना है, वहाँ पर आपको पंजाब प्लेन का जो लोकेशन है, ठीक है, वो देखना है। इसलिए मैंने कहा कि फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया भी आप, जो सेकंड चैप्टर है उसका जो उसमें जो एक चार्ट क्या है, ग्राफ है, तो वो ग्राफ आप ओपन करो, वहाँ पर देख सकते हो कि पंजाब प्लेन कहाँ पर है और जो हमारा राजस्थान वाला एरिया कहाँ पर है। तो राजस्थान में हमको पता है कि वहाँ पर बारिश आती ही नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर लोग भी नहीं है, वहाँ पर ग्रीनरी भी कम है, सो वहाँ पर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मैंने शुरुआती में कहा था कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। टेम्परेचर और जो एयर प्रेशर है उसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा एयर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर बढ़ेगा, यही चीज़ है यहाँ पर। सो उस जगह पर जो मतलब जो राजस्थान वाला एरिया है और जो पंजाब प्लेन्स है, वहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। सो लो प्रेशर जो होता है ना, वहाँ पर देखो हमेशा बैलेंस वाला ही काम चलता है, ठीक है। जो पूरा यूनिवर्स है ना, वो पूरा बैलेंस सिस्टम पर काम करता है, वो कभी भी किसी चीज़ को ज़्यादा या कम नहीं होने देती है। अगर यहाँ पर लो प्रेशर, पर्टिकुलर एरिया में लो प्रेशर आ रहा है, तो जो हाई प्रेशर वाला एरिया है ना यहाँ पर का, उसका जो प्रेशर होगा वो इस तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है। सो ये लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर दोनों के बीच में जब बैलेंस मेंटेन करने के लिए ना, हाई प्रेशर की तरफ से विंड्स जो होती है वो लो प्रेशर की तरफ बेना चालू होते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, जो इंडियन ओशन है ना, वहाँ पर हाई प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, और जो राजस्थान वाला हमारा जो पार्ट है वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसी की वजह, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर वेरिएशन की वजह से इंडियन ओशियन से हवा बहना चालू होती है और वो राजस्थान की तरफ या फिर उसके आगे निकलते हिमालय की तरफ वो आगे बढ़ना स्टार्ट करती है। हम आगे पढ़ेंगे। दिस अट्रैक्ट विंड ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर रीजन इन द इंडियन ओशन वी स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड द मेनलैंड ऑफ इंडिया। अभी अभी मैंने कहा था कि इंडियन ओशियन से ये विंड्स ट्रैवल करना शुरू कर देती है और फिर वो आगे जाकर मेन लैंड इंडिया है, मतलब जो इंडिया की ज़मीन है, वहाँ पर आके आना शुरुआत कर देती है। आगे पढ़ेंगे। दिस मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्रिंग रेनफॉल। सीधी सी बात है, अगर इंडियन ओशन से कोई भी विंड आती होगी तो इंडियन ओशन पे सनराइज आते हैं, तो सनराइज आने की वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वाटर सरफेस का, वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। उस पर उससे क्या होता है, मॉइस्चर्स क्रिएट होते हैं, वेपर्स क्रिएट होते हैं, और वो वेपर्स और वो जो विंड होती है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं और वो दोनों ही इंडियन ओशन से मेनलैंड ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ती रहती है। आगे पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। हम देखते हैं, हमें पता है कि फिजियोग्राफिकल इंडिया का जो डिवीजन है उसमें ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट है। तो ईस्टर्न कोस्ट पर ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न कोस्ट पर वेस्टर्न घाट है। तो इंडियन ओशियन से जब हवा बहना चालू होती है और वो इंडिया में एंटर करती है, तो वहाँ पर उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का। सो इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है। जैसे ही हमने ब्राजील के बारे में पढ़ा था कि ग्रेट एस्कार्पमेंट के, मतलब जो कोस्टल लाइन वाला एरिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है, और फिर वो ग्रेट एस्कार्पमेंट क्रॉस करने के बाद वहाँ पर क्या होता है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल वहाँ पर तैयार होता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। सो इट्स रेन मोर इन द कोस्टल एरिया। अभी अभी मैंने कहा कि कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश, जैसे कोकन, केरल होगा, कर्नाटक होगा, इस इन चीज़ों में मतलब मुंबई तक, कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है। मुंबई से आगे जो सह्याद्री का, मतलब जो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा वीक हो जाता है, इसलिए गुजरात और वो राजस्थान वाला एरिया है ना, वहाँ पर बारिश कम गिरती है। तो आप सोचते हो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और गुजरात में कम क्यों होती है, क्योंकि हमारा पूरा महाराष्ट्र है ना वो वेस्टर्न घाट में आता है, और जो गुजरात वाला पार्ट है ना, वहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पर कोई माउंटेन नहीं है। इसी की वजह से क्या होता है कि गुजरात में देखो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा, तो जो विंड कैरिंग जो मॉइस्चर होता है वो वहाँ पर ही गिरेगा, मतलब रेनफॉल वहाँ पर ही होगा, लेकिन उस ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं मिलेगा तो वो आगे बढ़ते ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर विंड्स को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलता, तो हमें कहाँ पर भी कभी भी बारिश देखने मिल सकता था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हमको जो बारिश है ना वो नसीब होती है, ठीक है। तो हिमालय
जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है हमारा और चाइना के बीच में। इसकी वजह से हम देखते हैं कि हर हर मतलब जून जुलाई के महीने में हर साल हम देखते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा फ्लड आता है। जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा फ्लडेड एरिया बन जाती है। जो बांग्लादेश और वो हमारा ईस्टर्न साइड में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, तो ब्रह्मपुत्रा वैली वगैरह उस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है इसी के लिए। सेम यही चीज़ यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की वजह से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द रेनफॉल रिड्यूस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल। ठीक है, रेनफॉल रिड्यूस होता है इन लीवर्ड साइड ऑफ हिल। लीवर्ड साइड क्या होता है? एक तो होता है विंडवर्ड साइड और एक होता है लीवर्ड साइड। मतलब एक ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से अगर विंड बहती है तो ये क्या हो जाएगी? विंडवर्ड साइड। ये इस फेस को क्या करेगी? विंडवर्ड साइड कर, जो लीवर्ड साइड है जहाँ जहाँ पर मतलब वो हवा पहुँच मतलब जो विंड से ना वो पहुँच ही नहीं पाते इस रीजन में, तो इसे हम क्या करते हैं? लीवर्ड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दिस विंड्स ब्लो पैरेलल टू दी अरवलीज। अभी आपको क्या करना है कि इंडिया का मैप ओपन करना है और जो अरवली रेंजेस है ना, उस अरवली रेंजेस का डायरेक्शन देखना है। वो कैसा है? इंडियन ओशन से लेके हिमालय की तरफ है। ठीक है, सो वो पैरेलल होने के कारण क्या होता है? वो मतलब वो विंड्स को ऑब्स्ट्रक्शन मिलता ही नहीं है। अगर वो अरवली रेंजेस है ना अभी के पोजीशन से परपेंडिकुलर भी होते हैं, मतलब जैसा हिमालय का रेंज है ना हमारा, देखो मैं बता देता हूँ। देखो जो हमारी सॉरी, जो ये अरेबियन सी है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे इंडियन ओशन वगैरह है हमारा। तो यहाँ पर से हवा बहना चालू होती है। ठीक है, और क्या होता है? ये पूरा जो एरिया है ना, ये क्यों इतना ब्लूइश दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट यही विंड है ना, इसे ट्रैवल करती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर ही पूरा इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर गुजरात साइड पर उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलता ही नहीं, क्योंकि वेस्टर्न घाट सिर्फ यहाँ तक ही है। ठीक है, वेस्टर्न घाट सिर्फ इस एरिया में है। तो यहाँ से गुजरात से वो आगे बढ़ती है। तो अरवली रेंज है ना, वो कुछ इस प्रकार है। सो ये पैरेलल है, जैसे विंड डायरेक्शन है उसी प्रकार अरवली का रेंज है। अगर विंड यहाँ से बहती होती है और अरवली का जो पोजीशन है वो ऐसा कुछ होता, तो गुजरात में भी हमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखने मिलता, और जो राजस्थान वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पर भी हम बारिश देख पाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ अरवली का जो पोजीशन है वो इस प्रकार होने के कारण, इस डायरेक्शन में होने के कारण हमें वहाँ पर बारिश नहीं मिलती है। और जो हमारा हिमालय है वो हमें सबको पता है कि हिमालय का जो डायरेक्शन है वो देखो, यहाँ पर हिमालय ऐसा होता है, हिमालय इस प्रकार है हमारा। ठीक है, तो ये सब विंड्स यहाँ से आती है और यहाँ पर ऑफ ट्रैक हो जाती है और यहाँ पर ही पूरा सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, सो इस मैप को भी आप रेफर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसी में कंटिन्यू अभी। ठीक है, As a result, rainfall is low in the part of Gujarat and Rajasthan. Later, these winds move toward the Himalaya. Their moisture carrying capacity increases. तो मैंने अभी कहा था कि गुजरात और राजस्थान में इसी की वजह से बारिश कम होती है और वो विंड्स आगे आगे बहना शुरू होते हैं। जो अरवली रेंजेस है वो भी पैरेलल होती है, तो ऑब्स्ट्रक्शन कुछ नहीं है, तो वो हिमालय की तरफ बढ़ती है। तो हिमालय की तरफ बढ़ते हुए क्या होता है? जो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो मॉइस्चर होता है ना वही बारिश के रूप में हमें ज़मीन पर मिलता है। सो बारिश होगी ही नहीं इस पूरे डिस्टेंस में गुजरात से लेके हिमालय की तरफ। तो जो कुछ भी मॉइस्चर उसने पूरा इंडियन ओशन से लेके आया हुआ मॉइस्चर होता है वो पूरा वो हिमालय की तरफ आने के बाद वहाँ पर पूरा वो मॉइस्चर खाली कर देते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर लेके आते हैं, इसका मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर जो हवा होती है उसकी ज़्यादा होती है, और हिमालय जो कोल्ड रीजन एरिया है, तो जो मॉइस्चर होता है वो कोल्ड होने के बाद क्या होता है? कंडेंस होता है, कंडेंसेशन होता है, तो उसी को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। नहीं पढ़ा, नहीं क्लियर हो रहा है तो वो चैप्टर रेफर कर लेना। ठीक है, सो ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन इन द हिमालय। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल इंडिया में होता है या ब्राजील में होता है, तो इसका आंसर दोनों की तरफ होता है। ठीक है, हमने ब्राजील में भी देखा था ग्रेट एस्कार्पमेंट, उसका आंसर है कि वहाँ पर ओरोग्राफिक रीजन हमें मिलता है। सेम हमें जो हिमालय के वेस्ट साइड मतलब सॉरी नॉर्थ साइड में हमें ज़्यादा बारिश नहीं मिलती है, जो भी बारिश है उसके हिमालय के साउथ में ही मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे दिस विंड्स हिमालयन रीजन एंड देयर रिट्रीटिंग जर्नी स्टार्टेड। सो क्या होता है? एक बार हिमालय को जाकर वो लोग मिलते हैं, तो हाँ ठीक है, हाय हाय टाटा बाय बाय करते हैं और फिर रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है, उन दोनों का मिलना जुलना जो कुछ बातचीत होती है हिमालय का और वो विंड्स जो आते हैं इंडियन ओशन से, वो मिल जाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, थोड़े दिन मेहमान के ऐसे रुकते हैं और फिर रिटर्न आते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं? उसको ही हम क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया। मतलब जो बोलते हैं ना हम पोस्ट मानसून कहते हैं कि मानसून एक बार जाने के बाद बीच में थोड़े दिन होते हैं, 15-20 दिन का गैप होता है कि जिसमें बारिश ही नहीं गिरता है। ऐसा लगता है पूरा सूरज खुल गया, ऐसा लगता है बारिश निकल गई, और 10-15 दिन के बाद फिर एक बार वो मानसून वाला जो विंड्स होता है वो रिटर्न आ जाता है। तो उसी की वजह से क्या होता है? वापस फिर एक बार बारिश आती है। तो हमारे इसमें इंडिया में 2 बार बारिश आती है। ठीक है, एक पोस्ट मानसून होती है, एक प्री मानसून बारिश होती है। सो इंडियन ओशन दिस विंड्स ब्रिंग रेनफॉल अगेन। देखो इंडियन ओशन क्या होता है? देखो वाइल ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड इंडियन ओशन दिस विंड्स ब्रिंग रेनफॉल अगेन टू सम पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। तो पेनिनसुला के हमने अभी कहा था कि और आते वक्त भी वो बारिश आ जाती है। सो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉट थ्रू आउट द ईयर। तो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो पूरे ईयर हॉट ही रहता है, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लास्ट पैराग्राफ है। एज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द इंडिया, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, मैंने अभी अब इससे पहले ही आपको बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर इंडिया से कहाँ से पास होता है, तो उसके साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे वाले डायरेक्शन में क्या होता है? जो मेनलैंड इंडिया है पूरा, वो ट्रॉपिकल रीजन में। मैंने आपको एक फोटो बताया था कि जो रेड शेडेड एरिया है उसको ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला साउथ वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, वो किस में आता है? ट्रॉपिक ऑफ
ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सॉरी इसको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन में आता है। इंडिया फेसेस नेचुरल डिजास्टर लाइक इरेटिक रेनफॉल, ड्रॉट, साइक्लोन, फ्लड एक्सेट्रा। तो हम देख सकते हैं कि हमें इंडिया में बहुत सारे हम रेनफॉल होते हैं, हमें यहाँ पर डिजास्टर्स आते हैं, साइक्लोन्स वगैरह। अभी अभी लास्ट मंथ जुलाई में 2020 ईयर में अभी अम्फान जो ट्रॉपिकल साइक्लोन था वो आया था। हम देखते थे कि बहुत सारे वीडियोस हमने न्यूज़ पर वगैरह देखा होगा कि घर के घर उड़ गए, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन। तो ऐसे फ्लड वगैरह की भी सिचुएशन इंडिया में, जैसे बिहार में हर साल बिहार में फ्लड आता ही है 100% आता है। तो वो क्यों आता है? क्योंकि गंगा जो बेसिन है हमारी, वो इतना ज़्यादा वाटर कैरी करती है कि बोलो मत, कि वो पूरा गांव का गांव तहस नहस हो जाता है। सो काजीरंगा नेशनल पार्क, आप अभी सर्च करना है इस वीडियो के बाद, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है और वो फिलहाल मतलब लास्ट मंथ में न्यूज़ में क्यों था, इस चीज़ को आपको सर्च करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है हमारे इंडिया का, वो न्यूज़ में किस कारणवश था। काजीरंगा के नेशनल पार्क में जो भी एनिमल्स है, जो भी फ्लोरा फ्यूना है, उसके बारे में क्या जो न्यूज़ है ना लास्ट मंथ में थी। सो आपको सिंपली गूगल पर जाना है और वहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में आपको सर्च करना है काजीरंगा नेशनल पार्क, और सर्च कर आपको जो भी मिलेगा वो आप यहाँ पर आके बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अभी हम आते हैं लास्ट पार्ट है, देयर इज अ फोर रीजनल, देखो 4 सीजन होते हैं हमारे में। एक तो हॉट वेदर सीजन, एक होता है सीजन ऑफ रेनफॉल जिसे हम मानसून कहते हैं, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग रेनफॉल, जो मानसून फिर से हिमालय से इंडियन ओशन में आते हैं तो उसे रिट्रीटिंग हिमालय मानसून कहते हैं। और लास्ट में जो होता है वो कोल्ड वेदर मानसून होता है, ठीक है। अभी जो वास्को दी गामा वाला सीन क्या था, कि वास्को दी गामा आया तो उसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया का जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होगे कि आपको दो तरफ एक तरफ आपको समर वाला है और एक तरफ विंटर वाला है, ठीक है, दो मैप है। आप एक तरफ देख रहे होगे कि समर वाला मैप में जो विंड के डायरेक्शंस है वो कैसे है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब डायगनली वो फ्लो कर रहे हैं। और दूसरे उसके साइड वाले इमेज में क्या देख रहे हैं कि उसके ही उल्टी वो बह रहे हैं। मतलब जो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है फर्स्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड में, वो है मानसून, और जो राइट हैंड साइड वाला इमेज है वो है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब वो वापिस आता है। तो आपको ये तो पता होगा कि वास्को दी गामा एक पोर्तुगीज था, वो आया था, ठीक है, जिसे कहते हैं कि इंडिया को डिस्कवर किया। भैया इंडिया पहले से था, इंडिया को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट कुछ गलत लगती है मुझे। इंडिया पहले से ही था, उसने क्या मतलब आपको देखो कैसे पढ़ाया जाता है, इंडिया को डिस्कवर किया वास्को दी गामा ने। तो ये लोग मतलब ये जो ब्रिटिश जो थे ना, वो लोग ने ब्रिटिश या फिर पोर्तुगीज डच वगैरह था, ये लोगों ने खुद को सबसे ज़्यादा मतलब शाने समझते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने अमेरिका जो था ना, उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अमेरिका को हमने ढूंढा है और इंडिया को हमने ढूंढा है। भाई इंडिया पहले से ही था। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें पढ़ोगे कि जो हमारे स्पाइसेस थे, मसाले वगैरह थे ना, कॉटन वगैरह, वो इंडिया से पूरे दुनिया में मतलब हम लोग उसका ट्रेड करते थे, ठीक है। सो वास्को दी गामा वाला सीन क्या था, वास्को दी गामा जब शिप से ओशियन से ना, शिप के थ्रू यहाँ पर आता है ना इंडिया में। सो जो फर्स्ट वाली इमेज में आपने देखा था ना, तो वो जब आता है तो वो 23 डेज में, कितने 23 डेज में वो साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिया, इस क्या कह सकते हैं गाँव है या फिर कोस्टल एरिया है, वहाँ से 23 डेज में सिर्फ वो इंडिया पहुँच जाता है। और वो कब आता है? मई के मंथ में आता है। कौन सा मंथ? मई, जो 5th मंथ है हमारा, मई के मंथ में आता है। और 3 महीने यहाँ पर रहता है, ट्रेडिंग करता है, व्यापार वगैरह करता है यहाँ के लोगों से। उसका कुछ जो लाया होगा सोना बिना वो देता है, और वो स्पाइसेस जो मसाला वाला मतलब हमारा चीज़ है वो सब लेता है, कॉटन वगैरह वो सब कलेक्ट करता है। और ठीक है, अभी जो ट्रेडिंग था ट्रेडिंग किया और फिर अभी अपने घर निकल पड़ा। सो 3 महीना मतलब मई से लेके जून, जुलाई और अगस्त। सो अगस्त के एंड में जो है ना वास्को दी गामा रिटर्न निकलता है। सो क्या होता है, जब वो आते वक्त तो उसको 23 डेज लगे, लेकिन जाते वक्त क्या होता है कि उसे ना बहुत सारे मतलब ये जो विंड्स का है ना सामना करना पड़ता है, मतलब उसकी बोट आगे ही नहीं जा पाती है। आते वक्त वो क्यों आया? क्योंकि आपने जो देखा था ना फर्स्ट जो इमेज था, तो उस फर्स्ट इमेज के कारण उसको है ना, मतलब उसको उन लोग की जहाज़ ऐसी होती है कि वहाँ पर उन लोग बड़े बड़े अपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा होगा, ठीक है, उसमें जो जहाज़ वगैरह है तो वो विंड के हेल्प से जहाज़ आगे बढ़ती रहती है। सो जब ये रिटर्न जा रहा था ये भैया वास्को दी गामा, तो विंड है ना, विंड विंड के साथ जहाज को आगे जाना होता है, जो शिप होती है ना विंड के साथ आगे जाती होती है। लेकिन ये भैया कैसे ट्रैवल कर रहे हैं? विंड इस तरफ से आ रही है, नहीं ये भैया इस तरफ से ट्रैवल कर रहे हैं और विंड यहाँ तरफ से आ रही है। तो विंड के आगे कुछ नहीं चलता है, किसी का कुछ भी नहीं चलता है विंड के, मतलब नेचर के आगे तो किसी का कुछ नहीं चलता है। तो इसको इतना दिक्कत हो गया, इसने मतलब पूरा टेंशन आ गया। फिर वो थोड़े दिन वापस वो कलिकत बंदर मतलब यहाँ पर है केरल में, वहाँ पर आकर वो थोड़े दिन वापस रहता है। तो उसको तब तक कुछ भी नहीं पता है कि मानसून वगैरह कुछ प्रकार होता है, ठीक है। तो हम जो ट्रेड विंड्स कहते हैं ना, ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? व्यापार होता है। और ये लोग व्यापार करने जब एक दूसरे देश मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं ना, तो ये विंड जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसी टाइम में ये लोग निकलते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन लोग की जो शिप होती है ना, उनको मतलब स्पीड मिलता है इसी के लिए, ठीक है। तो ये था वास्को दी गामा वाला सीन। तो उसे जाते वक्त बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। आया था, उसको आते वक्त 11 महीने लगे थे, लेकिन जाते वक्त उसको 11 महीने से मतलब सिर्फ 23 डेज में वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आया था। लेकिन इंडिया से साउथ अफ्रीका जाने वक्त उसे पूरा 1 से 1.5 महीना लगा था, क्योंकि उसे जो विंड्स थे ना उसे सामने से आ रहे थे, उसे ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ से उसमें मिल रहा था इसी की वजह से।
सो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। तो मुझे लग रहा है कि आपको चैप्टर 4 जो है क्लाइमेट वाला, वो आपको अभी समझ में आया होगा। तो हमेशा क्या करना है कि आपको ग्राफ जो होगा वो आपको सामने ही रखना है, और जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आते उसको गूगल करो, इमेज देखो, इमेज से कुछ पॉइंट नोट आउट करते हो, वो निकालो, नहीं हो रहा है तो उसकी ड्राइंग बनाकर आपके टेक्स्ट बुक में ज्वाइन कर दो। इससे आपको हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंडिंग में। देखो, हमने जो कुछ चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, वो सब चीज़ें हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ी, और नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी जो हमने पढ़ा था वो भी हमने यहाँ पर उसका यूज़ किया। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा तो वो नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए ही था। आपको टेंथ स्टैंडर्ड के आपको पूरा अभी लाइफ टाइम वही पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी पढ़ोगे उसको ट्रिक से समझ के पढ़ना है। ठीक है, मेमोराइज वगैरह करना है, रट्टा मारना नहीं है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी मत करो, आगे जाकर भी इस चीज़ का आपको होना चाहिए। मैंने आपको समुद्र में ढकेल दिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा अभी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 5-6 महीने है ना, मानसून का ज़माना होता है, तो मैं आराम से वापस इंडिया आ सकता हूँ। लेकिन मैं आपको अगर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैं आपको अगर भेजूंगा ना और बोलूंगा इंडिया में आओ, तो आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, रिट्रीटिंग मानसून होगा, जो मानसून मेनलैंड इंडिया से ओशन की तरफ बहेगा। सो आपको दिक्कत होगी आने में, आप तो इतना जल्दी नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है जो लॉजिकल होती है। आपको इस चीज़ों का आई होप कि आपको कभी लाइफ में आगे जाकर इस सब चीज़ों का आपको हेल्प होगी। सो इफ़ यू थिंक दैट द वीडियो मेक सेंस टू यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। दिस इज अक्षय थोड़ा साइनिंग ऑफ।